के साथ खड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी किन किन चीज़ों में हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकती है, आईटी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जमील अहमद साहब। सबसे पहले उनसे शुरुआत इसी हवाले से करते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के जो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप्स हैं, क्या उसका ये नया बाब है या ये ऑन गोइंग हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है जो दुनिया के सामने अब आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब दौरे पे मौजूद हैं तुर्की के, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये एक नया चैप्टर है पाकिस्तान और तुर्की की रवाबित में? नहीं, हमारा तो चैप्टर पुराना चला आ रहा है, लेकिन ये अब नई बुलंदियों की तरफ गामजन है जो हमारे ताल्लुकात हैं, और खास तौर पर ये 4 रोजा जो हमारी जंग थी इंडिया के साथ, उसमें जिस अंदाज में तुर्की ने हमारा साथ दिया, रजब एर्दोगान साहब ने हमारा साथ दिया, उनकी पूरी कौम ने साथ दिया, तो उसके शुक्रिया के लिए भी प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं और साथ साथ फिर अपने साथ बड़ा डेलीगेशन लेके गए हैं, जिसमें कि वो डेलीगेशन टू डेलीगेशन वो आपस में उनके दोबारा उन बातों पर जो 24 हमने पिछली मरतबा एग्रीमेंट और MOU साइन किए थे, उस सिलसिले में उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तसलसल है। उस तसलसल को, क्योंकि जब तक $5 बिलियन तक ये ट्रेड नहीं पहुंच जाती, उस वक्त तक दोनों लीडरान ने ये तहैया किया हुआ है कि ट्रेड के लिहाज से अपनी जगह पर, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त तगय्युरात हैं जियो पॉलिटिक्स के, उन तगय्युरात पर भी आपने देखा कि जिस अंदाज में जब एर्दोगान ने इसका जिक्र किया इस मामले में कि हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन भी होगी, हमारे बायलैटरल रिलेशन में मजीद बढ़ावा भी दिया जाएगा, जिस अंदाज में दोनों ने मिलकर गजा को कंडेम किया है दोबारा एक मरतबा, हालांकि वहां जुल्म बर्बरियत की दास्तान और ज्यादा बढ़ गई है। 77% आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है, आज के जो अखबारात भी कह रहे हैं और दुनिया भर के जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पंडित्स का मानना है कि इस वक्त भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो अब जंग है वो शायद सफारती कॉरिडोर्स में चली गई है। उस बैटल फ्रंट पे पाकिस्तान और भारत दोनों ही कमर बस्ता हैं कि अपने लिए सिचुएशंस को अपने हमायत में लेके आना है। जैसा कि लोग जानते हैं कि एक हाई लेवल टीम न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हो रही है, जिसकी सदारत कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदाई साहब। ये खास उनको मैंडेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिया है और ये डेलीगेशन जा रही है लॉबिंग करने के लिए। इस वक्त इतलात हमारे पास ये भी है कि हो सकता है 2 मुख्तलिफ सफारती टीम्स को तश्कील दिया जाए पाकिस्तान के लॉबिंग मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक को यूरोप और दूसरे को नॉर्थ अमेरिका की तरफ रवाना किया जाए। ऑलरेडी शशि थरूर की सदारत में भारतीय लॉबिंग टीम न्यूयॉर्क में मौजूद है। जमील साहब, दिस इज डेफिनेटली योर एरिया ऑफ कंसर्न। पाकिस्तान की क्या एज मौजूद है और पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर को इंटरनेशनलाइज किया जाए, जिसमें तुर्की हमारे सामने है, दुनिया अब इस बात को जान रही है कि व्हाट इज हैपनिंग इन गजा इज इफेक्टिवली वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड्स। क्या आपको लगता है कि कश्मीर के मामले पे लोगों के तासुरात बदलेंगे? बिलखुसूस क्या पाकिस्तान कामयाब होगा इसको इंटरनेशनलाइज करने में? जी, कश्मीर तो इस 4 रोजा जंग के दौरान उभर कर दोबारा सामने आ गया है, क्योंकि लोगों को, दुनिया अक़वाम को ये पता पड़ गया कि इस वक्त अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर मौजूद है और जिस डिस्प्यूट को हल न करने पर 2 न्यूक्लियर पड़ोसी आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और वो ब्रिंक्स पर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जाहिर है कश्मीर का मसला और उसकी गम्माज़ी कल की है। DGISPR ने जब पेशावर में 25,000 स्टूडेंट्स के साथ खिताब कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कश्मीर, वो एक जाहिर है इमोशनल तकरीर भी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान अनकरीब। तो ये उन्होंने, उसका मतलब ये हुआ कि अब दोबारा उभर के ये आ गया है। 15 के करीब बल्कि 17 रेजोल्यूशंस हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक पास किए हैं सिक्योरिटी काउंसिल के चैप्टर 6 के तहत। अब वक्त आ गया है और नजर आता है कि दुनिया को इस बात का इदराक ज्यादा बढ़ गया है कि ये मामला कहीं उस हद तक ना पहुंच जाए कि दुनिया उसकी लपेट में आ जाए, इसकी वजह से। एब्सोल्युटली। और इसके 3 नकात का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी डायलॉग होता है उसके 3 अहम पिलर्स होंगे। नंबर 1 मसला कश्मीर, नंबर 2 पानी का मसला और नंबर 3 दहशतगर्दी, जिसको हमेशा भारत
संभालने की कोशिश करता है। दे से दे कैन बी नो टॉक्स विदाउट टेरर। मुझे ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत ये भी कॉन्टेम्पलेट कर रही है कि क्या ज़र्ब-ए-अज़्ब स्टाइल का कोई ऑपरेशन बलोचिस्तान में किया जा सकता है या नहीं। तो अगर टेररिज्म के हवाले से मैं बात करूं, क्या ये दुनिया की ख्वाहिश होगी या पाकिस्तान अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में इसका इदराक कर रहा है, या फिर पाकिस्तान के पास शवाहिद मौजूद हैं कि बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ताने बाने भारत से जाकर मिलते हैं? जी हाँ, दुनिया में जब से अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन 1267 पास हुआ तकरीबन 15-18 साल पहले, उस वक्त से दुनिया बड़ी सेंसिटिव है और उसके बाद बहुत सारे और रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं। टेररिज्म के बारे में बहुत सेंसिटिव है और जाहिर है पानी के मामले में तो हमारी पूरे कायदीन ने और अकाबरीन ने बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया को बता दिया कि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमने जो बताया है कि ये तो डिक्लेरेशन ऑफ जंग है, क्योंकि गोलियों और बारूदों से तो नहीं मारा जाता है, बमों से तो नहीं मारा जाता है, लोगों को पानी बंद करके भी मारा जा सकता है। तो उस लिहाज से डिक्लेरेशन ऑफ वार का तो दुनिया इसमें सेंसिटाइज है। हालांकि कल शाम की खबर है कि इंडिया पूरी अपना एक 10 साल मनसूबाबंदी बना रहा है 10 डैम बनाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ज़ाहिर इस चीज़ का इदराक है और पाकिस्तान ने इसका वार्न कर दिया है। रहा सवाल दूसरा मामला कश्मीर का, वो मैंने बताया कि खुद उभर के आ गया है, वो आसान मामला अब हो गया है, हालांकि बहुत पुराना मामला है। लेकिन तीसरा मामला जो टेररिज्म है उसमें टाई पड़ेगी। टेररिज्म टाई, क्योंकि शशि तहूर को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं, जब मैं अक़वाम मुत्तहिदा में वहां तैनात था तो इसको मैंने अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर देखा है। बिलावल भुट्टो को भी ज़ाती तौर पर मैं जानता हूं, उनकी परफॉर्मेंस को भी जानता हूं, तो उस लिहाज से मुझे पता है, मुझे इल्म है कि यही टाई सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भारत का एक बहुत पुराना डॉक्ट्रिन वो तबाह बर्बाद हो गया है इस जंग के बाद, क्योंकि वो कहते हैं कि मीडिएशन नहीं की इसने यूएस ने, अमेरिका ने, लेकिन 9 मरतबा ट्रंप ने पाकिस्तान इज गोइंग टू पुश फॉर, जैसे भारत बार बार इस बात को हाईलाइट करता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म पनप रही है, पाकिस्तान इज एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट। हम विक्टिमाइज होते हैं, हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं जिसमें मासूम बच्चों से लेकर निहत्ते हमारे शहरियों तक सैकड़ों हज़ारों लोग शामिल हैं। लेकिन ये भारत की ख्वाहिश पे नहीं हो सकता। उनकी अगर ख्वाहिश है और उनका एक अपना तरीक़ेकार है चीज़ों को देखने का, खुशदार में हम देखते हैं कि बच्चों की बस के ऊपर हमला होता है। इज दिस द रीज़न, इज दिस नाउ टाइम, जैसे हमने APS अटैक के बाद देखा था कि ज़र्ब-ए-अज़्ब लॉन्च किया गया था KP एरियाज़ एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ जहां हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में ज़र्ब-ए-अज़्ब की नौयत का कोई ऑपरेशन होने वाला है? नहीं, डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा है और उसमें तेजी आना एक लाजमी सी बात है, वो तेजी आती रहेगी। उसमें उसको नाम कोई भी दे ले, लेकिन उसकी ज़ाहिर वक्त की ज़रूरत है। मैं जिस इसका जिक्र कर रहा था कि वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक हम इसको इंडिया के ताने बाने नहीं काटेंगे, अपने सरजमीन पर अफगानिस्तान के जरिए, TTP के जरिए, BLA के जरिए जब तक जो टेररिज्म करवाई जा रही है और इस नैरेटिव को जब तक हम दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सकेंगे, हमारी कामयाबी में कमी रह जाएगी। ये मैं कहना चाहता था। और शशि तहूर इसी मामले में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जब भी कोई होता है टेररिस्ट एक्ट इंडिया में, तो पाकिस्तान उसके पीछे उसका लिंक निकलता है। आई कैन ओनली से वन थिंग कि इंडिया की बड़ी तैयारी थी, उनको एक दफ़ा फिर इस खाम ख्याली में शायद वो मुब्तला था कि पाकिस्तान सफारती तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे अकेला पड़ गया, इसलिए बहुत बेहतरीन वक्त है उनके अटैक करने का। बट एज अ लॉट ऑफ पीपल हैव पॉइंटेड आउट कि विद दिस मिस एडवेंचर they've put Pakistan back in the headlines and as a mature, wiser nuclear power, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे एक जिंगोइज्म का या फेक न्यूज़ का, फेक इन्फॉर्मेशन का शिकार नहीं हो रहे थे। Now it's time for Pakistan to take the benefit of this in the diplomatic arena as well। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं and we'll be back with